गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हम यूनिट सेकंड शुरू करने वाले हैं, यूनिट सेकंड जो हमारा फर्स्ट यूनिट कवर हो गया। अगर आपने इसके पहले की सीरीज अगर देखी है इनकम टैक्स की, टैक्सेशन ऑफ लॉ की, आपको समझ में आ जाएगा। 3 सीरीज में मैंने पहला यूनिट कवर किया है और यहाँ पे जो है मैं शायद मोस्टली एक ही सीरीज में शायद या 2 सीरीज में इसको यूनिट सेकंड को भी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो हम जो यहाँ पे जो देखने वाले हैं यूनिट सेकंड में जो हमें बताया गया है कि बैकग्राउंड कंसेप्ट मैकेनिज्म ऑफ इनकम टैक्स डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, और फिर एक बार डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू रिसीव, जो मैंने इसके पहले के स्लाइड में भी कवर किया है। शायद आने वाले स्लाइड में, एक आधी स्लाइड में और एक बार इसको कवर कर दूंगा। और चलो, तो I will not take your too much time. Just I will tell you about that what is the topic in unit second, and I will come to the point. Unit second, basic and definition of Income Tax Act 1961। तो जैसे कि हमने देखा है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 में उसे बनाया गया और उसका जो अमल है या उसे लागू किया गया 1 अप्रैल 1962 से। अब 1962 से इसे लागू करने के बाद ये जो है टैक्स, इनकम टैक्स, वो ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह अलग अलग नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही है। चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो या कोई भी देश का कोई भी स्टेट हो, हर जगह यही इनकम टैक्स एक्ट है, यही लागू है। फिर बात आती है कि हर बार हम क्या करते हैं कि बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया नया या कुछ स्लैब चेंज करते हैं या कुछ भी हमें इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई एक चीज हमें पढ़ने में आती है या सुनने में आती है। तो यहाँ पे जो है हर बार यूनियन बजट में इनकम टैक्स का स्लैब चेंज होता है और वो एज पर आवर इनकम होता है। तो इस बार आने वाला जो इनका जो यूनियन बजट है फरवरी में आएगा, तो शायद आप मोस्टली उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आपको और इस सब्जेक्ट के बारे में और क्लियरिटी हो सकती है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो। अब जो हम देखने वाले हैं उसका डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स का। तो इसका जो डेफिनेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एज वेल एज इनकम टैक्स स्लैब्स ऑन विच इंडिविजुअल और इंटाइटल आर टैक्स। मतलब ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है इनकम टैक्स क्या, कितना रेट लगाना है, उसका कौन से स्लैब में बिठाना है। जैसे मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया लेकिन अभी बताता हूँ, उसके कुछ स्लैब होते हैं। मतलब कैसा है कि हमारे देश में कैसा है कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है। मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम अगर बढ़ते जाती है तो उस इंसान की इनकम बढ़ेगी तो उसका इनकम टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर किसी इंसान की 2.5 लाख तक इनकम है, उसे इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो नील कैटेगरी में आएगा। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसे 5% देना पड़ेगा, 5 लाख से तो 10 लाख के बीच में है तो उसे 10% देना पड़ेगा, और मोर एंड मोर। तो ऐसा 30% तक उसका स्लैब है, और वो स्लैब जो है वो इंसान के इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे इनकम वैसे टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। फिर जो हम नीचे देख रहे हैं कि इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट गवर्नमेंट इंपोजेस ऑन इनकम जनरेटेड बाय बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल विद इन देयर जुरिडिक्शन। मतलब जो गवर्नमेंट इंपोज करती है कोई बिजनेसेस के ऊपर और इंडिविजुअल के ऊपर। इनकम टैक्स इज यूज टू फंड, मैंने आपको पहले बताया था एकदम शुरू शुरू में कि कोई भी टैक्स है कोई भी गवर्नमेंट के लिए बहुत इसेंशियल पार्ट हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स, और रेवेन्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट, बिकॉज इन चीजों का गवर्नमेंट जो है यूटिलाइज करती है फॉर पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी मैंने पहले भी आपको बताया, जो भी हमको फैसिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से वो इन्हीं टैक्स में से पे करते हैं, लेकिन उसका इनडायरेक्टली हमको इम्पैक्ट दिखता है। हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि जो रोड बना है वो मेरे से बना है, जो स्कूल बनी है मेरे से, लेकिन मैंने इनकम टैक्स पे किया है, मेरा कुछ तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो मैंने जो डायरेक्ट पे किया है, जैसे हमने इसके पहले की स्लाइड में देखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, वही मैं यहाँ पे बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तब जो भी अगर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटी या गवर्नमेंट एम्यूनिटीज हमको प्रोवाइड की जाती है वो इन्हीं टैक्स में से आती है, और उसका यूज भी, इन शॉर्ट उसका यूज जो है वो गवर्नमेंट टैक्स का चीजों के लिए करती है। ये मुझे यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट जो है, अब इसका जो कंसेप्ट जो है 5 एड्स, मतलब इसका क्या कह सकते हैं हमें कि इनकम टैक्स जो है इनकम कैसे लगाया जाए। तो इस इनकम टैक्स को लगाने के लिए गवर्नमेंट ने उसे 5 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया है, या उसे हम 5 एड्स भी बोलते हैं और 5 एड्स और 5 कैटेगरीज भी बोलते हैं। वो कौन से होती है कि इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, उसके बाद उसका जो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसका जो सैलरी से जो इनकम आता है, या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, उसका जो आता है से इनकम फ्रॉम सैलरी बोलते हैं। सैलरी की डेफिनेशन में शायद आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि उनके दोनों के बीच में सैलरी में जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना जरूरी है। ऑन द ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस पे जो सैलरी मिलती है उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। फिर जो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई इंसान है या जो इंसान सैलरी भी कमा रहा है उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, या उसका इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं हो सकता, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है। तो जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से उसका इनकम हो सकता है तो उस इंसान को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में हम उसे ऐड कर सकते हैं।
थर्ड जो आता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है। इनकम और बिजनेस और प्रोफेशन कैसे कहा जाता है हमसे, जैसे कि कोई बिजनेसेस है, अब नंबर ऑफ बिजनेसेस हमें पता है, हम जहाँ भी मार्केट में जाते हैं तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, तो इन बिजनेस में जो भी इनकम कमाई जाती है, अर्निंग की जाती है, उनको हम इस कैटेगरी में ऐड करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और फिर बात आती है प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन क्या है कि जैसे लॉयर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, कोई या टीचर एक प्रोफेशन है, तो इन प्रोफेशन में जो इनकम अर्न की जाती है उनको इस हेड में हम इनकम टैक्स उसका कंप्यूट किया जाता है कि इस हेड से या इस सर्विस से वो कितनी इनकम कमा रहा है। फोर्थ जो आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है कि जैसे कि कोई भी इंसान के पास वेल्थ होती है, और वो जो वेल्थ होती है या प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको वो इंसान कभी भी लॉस में बेचने के लिए तैयार नहीं रहता, या उसे बिजनेस में उसे गेन होने के लिए, सॉरी बिजनेस नहीं बट उसे कैपिटल में उसे फायदा होने के लिए वो उसे बेचता है। तो कैसे बेचता है, तो जब भी कोई इंसान अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी या वेल्थ कोई बेचता है, या मशीनरी बेचता है, या टू व्हीलर या फोर व्हीलर या जो भी है उसके पास मशीनरी है, अगर वो बेचता है तो उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन होता है। और कैपिटल गेन जब होता है तो उसका फायदा होता है। और जब ये जो चीज है, मतलब कोई प्रॉपर्टी अगर बेच दी और उससे उससे इनकम हुआ, तो वो जो इनकम है उसको कैपिटल गेन के हेड में हम अंडर करेंगे, ये उसका फोर्थ कैटेगरी होता है। फिफ्थ कैटेगरी जो है, जो चारों हेड में नहीं आएगा वो फिफ्थ कैटेगरी में आएगा, जैसे उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन हेड में जो आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, इन चारों हेड में नहीं आता। उसका एक शॉर्ट एग्जांपल अगर मैं बता दूं, तो कोई इंसान है या कोई सीनियर सिटीजन में एक एग्जांपल बता रहा हूं, कोई सीनियर सिटीजन है, ही इज नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, उसको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसका पास कुछ फाइनेंस था, उसने उसको डिपॉजिट किया था, उस डिपॉजिट से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो जो इंटरेस्ट है उसको अगर मोर देन 10,000 अगर आता है उसके सेविंग अकाउंट से, तो उसका जो इनकम आ रहा है डिपॉजिट के ऊपर, वो जो इनकम हम कंसिडर करेंगे उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ये 5 हेड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी आर कम टू द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है ये हमारे यूनिट सेकंड में दिया है। मैं यूनिट सेकंड को वापस एक बार आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये हमारे सेकंड यूनिट में दिया है। और क्या दिया गया है यहाँ पे कि फाइनेंशियल ईयर किसे बोलेंगे हम और असेसमेंट ईयर किसे बोलेंगे। सो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, one of the important aspect of income tax filing is that you need to pay the tax for your income during the previous year। मतलब प्रीवियस ईयर में हम जो इनकम करते हैं, या प्रीवियस ईयर में मैंने जो सर्विस प्रोवाइड किया हो, उस सर्विस प्रोवाइड करने से या उस प्रोफेशन से मैंने जो इनकम अर्न किया है, उस इनकम को मैं प्रीवियस ईयर इनकम कहा जाऊंगा। और उस प्रीवियस ईयर इनकम को जिस ईयर में उसे असेस करूंगा या असाइन करूंगा, मतलब असेस करूंगा उसको, तो उसे असेसमेंट ईयर कहा जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिया है कि जैसे इनकम टैक्स का जो है यहाँ पे इनका जो डेट है फाइनेंशियल का, वो 1 अप्रैल, जैसे एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 22, ऐसा उसका फाइनेंशियल ईयर कंसिडर होता है। और उसका जो असेसमेंट ईयर है, मतलब जिस ईयर में उसका असेस किया जाता है उसका इनकम टैक्स, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। और उसका यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है असेसमेंट ईयर का 2022 टू 20, ये उसका असेसमेंट ईयर। होप सो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगला जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे इनकम टैक्स में ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर इसे हम ऐसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कभी भी किसी इंसान की अगर इनकम टैक्स हमें अगर कैलकुलेट करना है या कंप्यूट करना है, तो उस इंसान का हमें ये पता चलना चाहिए, वो रेसिडेंशियल स्टेटस पता चलना चाहिए। रेसिडेंशियल स्टेटस कहाँ से पता चलता है, अब यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस का पता मतलब हम जो नॉर्मल जो डेफिनेशन हम कंसिडर करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस कि जो इंसान इंडिया में है वो इंडिया का है, और जो इंसान आउट ऑफ इंडिया है वो आउट ऑफ इंडिया का है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब कुछ और है। वो क्या मतलब है कि जैसे हमारी नॉर्मल भाषा में हम अगर कहेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब जो इंडिया में है वो इंडिया का रेसिडेंट हुआ, और जो आउट ऑफ इंडिया है वो नॉन रेसिडेंट हो गया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से उन्हें सिर्फ उसका इनकम देखना है कि वो इंसान अगर कोई फॉरेनर है, उसने अगर फॉरेनर रहने के बाद भी इंडिया में आकर अगर कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर कोई बिजनेस करता है, उस बिजनेस करने से या कोई ट्रांजैक्शन करने से उसे कोई इनकम अर्न होती है, वो इनकम जो है उस इंसान की उसे यहाँ पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में, भले ही चाहे वो फॉरेनर हो। तो बात शायद समझ में आ गई होगी। तो उसका कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे इनकम टैक्स में दिया गया है, तो हम वो देखेंगे कैसा क्राइटेरिया। तो शायद ये रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमें देखना पड़ता है, किसी भी इंसान का अगर उसका कैसा रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो रेसिडेंशियल की यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, एन इंडिविजुअल मे बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही
बट मे एंड अप बीइंग एन नॉन रेसिडेंट फॉर अ पर्टिकुलर। कोई साल में वो ऐसा हो सकता है कि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, बट मैं बहुत कामों के लिए मैं अगर फॉरेनर जाना आना करता हूँ तो उस साल में शायद मैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता हूँ। सिमिलरली फॉरेनर सिटीजन में एंड अप बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो फॉरेन का सिटीजन है लेकिन उसने कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक उसने यहाँ पे बिजनेस किया है तो उसे हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। मतलब हमें सिर्फ इनकम टैक्स उसका कैलकुलेट करना है, हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाना है। तो इनकम टैक्स लगाने के लिए हमें ये डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे उसका कुछ बताया गया। अब रेस उसका कैसा है, हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके 3 टाइप बताए। रेसिडेंट, रेसिडेंशियल मतलब रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का जो है मतलब रेसिडेंट हमें अगर किसी इंसान को या वो फॉरेनर भी है और इंडिया में है तो उसका रेसिडेंट हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर इज 182 और मोर मतलब क्या है, अगर मैं कोई फॉरेनर है और वो इंडिया में आया और उसने 182 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में अगर कोई व्यापार किया है, कोई बिजनेस किया है, तो उसको हम यहाँ पे उसको रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा और उसका रेसिडेंट इन इंडिया बोलकर उसका इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। ये डेफिनेशन आप ध्यान से समझ लो, ठीक है मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद जो है अगर समझो उस साल में नहीं है लेकिन वो फॉरेनर है और वो बार बार आना जाना करता है, एक साल में उसका 182 डेज नहीं बना लेकिन उस साल में आना जाना या कई 2-4 साल या पिछले प्रीवियसली 4 साल में अगर वो इंडिया में एटलीस्ट 365 डेज आता है तो भी हम उसको उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और या तो फिर वो किसी फाइनेंशियल ईयर में, जैसे फाइनेंशियल ईयर हमने देखा कि जो फाइनेंशियल जिस टाइम हम उसका इनकम कंप्यूट करते तो उस टाइम में उसका जो डेज ऑफ रेसिडेंट है वो 60 डेज है तो भी हम उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे एज पर इनकम टैक्स डेफिनेशन। आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स के हिसाब से कैसा होता है। नेक्स्ट हम जो आने वाले हैं यहाँ पे वही चीज हम देखने वाले हैं कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये क्या होता है। हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है ये आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम उसे रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हम कहेंगे कि 10 साल में से वो अगर 2 साल इंडिया में है। हैज स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज इन 7 इमीडिएटली मतलब पिछले 7 सालों में अगर वो 730 दिन अगर रहता है तो उसे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम कहेंगे। नॉन रेसिडेंट किसे कहेंगे, एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइंग नाइदर ऑफ द कंडीशन, मतलब जो ऊपर की एक और दो कंडीशन है वो अगर वो दोनों भी सेटिस्फाइड नहीं करता तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम उसे कंसिडर करेंगे। अब टैक्सेबिलिटी क्या होती है कि किसी इंसान की टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके पहले हम रेसिडेंट देखेंगे। रेसिडेंट विल बी चार्ज टू टैक्स इन इंडिया ऑन हिज ग्लोबल इनकम। मतलब अगर कोई रेसिडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेसिडेंट किसे कंसिडर करेंगे, चाहे वो इंडिया में आना जाना कर रहा है, आना जाना करने के बाद भी अगर उसे मोस्टली कोई फॉरेन में कमा रहा है या कहीं इंडिया में कमा रहा है, तो जो भी है जो इंडिया में कमा रहा है उसे इंडिया में उसका टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। अगर उसने फॉरेन में उसका जो अगर फॉरेन में कमाया उसका फॉरेन में उसे टैक्स पे किया है तो जो भी है एज वेल एज अर्न आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बताया है नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये बताया गया। देयर टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू द इनकम दे अर्न इन इंडिया। मतलब उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो इंडिया में कई जगह पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। दे नीड नॉट पे एनी टैक्स इन इंडिया अदर ऑन देयर फॉरेन इनकम। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर वो फॉरेन में कमा रहे तो और फॉरेन में टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको इंडिया में यहाँ पे टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये इसलिए किया गया है कोई भी इंसान हो उसको यहाँ पे ये जो कानून लाया गया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या एक अमेंडमेंट लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था कि किसी इंसान को दो जगह पे उसे टैक्स पेबिलिटी या टैक्स भरना ना पड़े। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का यही मतलब होता है कि इंडिया वुड हैव एंटर इनटू विद द अदर कंट्री इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्सेस ट्वाइस। मतलब किसी इंसान को दोबारा टैक्स भरने की जरूरत ना पड़े। फिर नेक्स्ट जो हम आते हैं बेसिक ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। मतलब यहाँ पे जो हेड था मैंने उसी को बताया। सो इनकम इसका जो सेक्शन है सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द बेसिक चार्जिंग सेक्शन अंडर विच इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। ये उसका सेक्शन 4 में उसका बताया कि बेसिक ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है। फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब यहाँ पे जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम बोल के भी ऐसा एक हेड था तो इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश की है। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 में दिया है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर of a person who is a resident includes all income from whatever sources derived which is received or is deemed to be received in India such year by on
बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ सच पर्सन। मतलब क्या है कि स्कोप क्या होता है उसका, मतलब उसके पांचों एड में से हम उसको स्कोप कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में है, और अगर इंडिया का ही है तो उसको कहाँ कहाँ से उसका स्कोप, उसका इनकम आ रहा है, ये भी हम इसे यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मोस्टली यहाँ पे मैंने आपको यूनिट सेकंड जो है पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने आपको कवर किया है। सो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स टू लिसन दिस वीडियो वेरी पीसफुली। और आगे तो आपको पता है हर वीडियो देखने के बाद क्या किया जाता है, मैं शायद आप करेंगे, शायद मुझे आपके ऊपर भरोसा है। थैंक यू।